हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी, जो कि है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, जो कि सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 60A तक दिया हुआ है। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 41 जो है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट अ वारंट, मतलब पुलिस कैसे किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो सेक्शन 41 कहता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट अ वारंट एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट और विदाउट एनी वारंट कैन अरेस्ट एनी पर्सन। मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर होता है वो बिना किसी वारंट के या बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। वो सर्कमस्टेंसेस क्या होता है, मान लीजिए वो जो व्यक्ति है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। ए जो है वो पुलिस ऑफिसर है और बी जो वो है एक नॉर्मल व्यक्ति है, और इसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, वो भी इस पुलिस ऑफिसर के सामने। ऐसे में इस पुलिस ऑफिसर के पास पूरा राइट होता है कि वो इस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर सकता है अगर उसने इस पुलिस ऑफिसर के सामने कोई क्राइम कमिट किया हो तब। जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है, मान लीजिए वो जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल हुई है या फिर उसके खिलाफ कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है जिससे ये बात पता चलती है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट या तो 7 साल है या फिर उससे 7 साल के अलावा कोई फाइन है। मतलब या तो 7 साल की पनिशमेंट है या उसके साथ कोई फाइन है। अगर उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है, मतलब ऐसे किसी ऑफेंस की पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन आई है, तो पुलिस उसको तभी अरेस्ट कर सकती है। या फिर मान लीजिए जो पुलिस ऑफिसर है वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि जो ये पर्सन है जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन आई है वो फिर से ऐसा कोई क्राइम ना करे, या फिर जो उसके खिलाफ सबूत आए हैं वो उन सबूतों को डिस्ट्रॉय ना करे, या फिर वो दूसरे लोगों को किसी तरह से परेशान ना करे जो कि उस केस के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर उसके खिलाफ गवाही देने वाले हैं। तो इन परिस्थितियों में भी उस व्यक्ति को जिसने ऑफेंस किया है उसे अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब पुलिस ऑफिसर इन सर्कमस्टेंसेस में भी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, केवल इन शक पर कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि उस केस में इंपॉर्टेंट है उसे परेशान ना करे, एविडेंस डिस्ट्रॉय ना करे या फिर कहीं भाग ना जाए। अब उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद पुलिस का सबसे पहला काम क्या होगा? उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद पुलिस सबसे पहले उसे अपने रिकॉर्ड में नोटिस करेगी, रिकॉर्ड में नोट करेगी कि उस पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों किया है, मतलब उसके ऊपर क्या चार्जेस लगा रही है या उसने क्या ऑफेंस किया था जिस वजह से पुलिस को उसे बिना किसी वारंट के अरेस्ट करना पड़ा। या फिर मान लीजिए उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है जिसमें 7 साल की सजा हो या फिर किसी तरह का कोई दूसरा फाइन हो और पुलिस ने उसे छोड़ दिया, उसे अरेस्ट नहीं किया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तब भी पुलिस को ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आखिर पुलिस ने उसे क्यों छोड़ दिया। मतलब अगर पकड़ लिया तब भी ये बात लिखनी पड़ेगी अपने रिकॉर्ड में कि क्यों पकड़ा है, किस बेसिस पे पकड़ा है, किसने इंफॉर्मेशन दी थी या क्या रीजन था पकड़ने का। और अगर उसने कोई ऑफेंस किया और उसके बाद इन्होंने उसे छोड़ दिया तब भी लिखना पड़ेगा कि क्यों छोड़ा है, किस रीजन से आपने उसे खुला छोड़ दिया जिस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया। और भी कई सारे रीजन है जिसमें कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी कोई पुराना क्रिमिनल है, उसे भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। मान लीजिए वो कहीं पे कुछ संदिग्ध काम करते हुए पाया गया, तब पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। या फिर कोई व्यक्ति है जो कि पुलिस के काम में अड़चन डाल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस ला रहा है पुलिस के काम में, तब भी पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे किसी आर्म फोर्सेस ने ऑफेंडर घोषित कर दिया, या फिर ऐसे व्यक्ति को भी जो पुलिस होगी वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को जो कोई ऑफेंस करते हुए पाया गया उसे अरेस्ट नहीं किया। मान लीजिए कोई छोटा मोटा ऑफेंस कर रहा था जिसके लिए उसको अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर ने छोड़ दिया। तो अब ऐसे में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो पुलिस वाला उसको अरेस्ट करने की जगह उसे एक नोटिस भेजेगा कि आपको इस डेट पर और इस टाइम पर पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट में पेश होना होगा। मतलब पुलिस ऑफिसर एक तरह से उसे एक समन भेज देगा कि आपको हम आपको अभी अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको जब बुलाएंगे आपको उस डेट पर और उस समय पर या तो पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट में उस समय उपस्थित होना पड़ेगा। किस व्यक्ति के खिलाफ? जिस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है। अब मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, इसे जो टाइम दिया गया था और जो प्लेस दी गई थी ये उस वक्त वहां पे नहीं आया, जानबूझ के नहीं आया, या फिर उसको पता नहीं था कि वहां पहुंचना है, मतलब उससे वो समन नहीं मिला था, दोनों में से कोई भी रीजन वो नहीं आया। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोर्ट ऑर्डर निकालेगी, कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देगी कि आप इस व्यक्ति को अरेस्ट करके हमारे पास लेकर आइए विथ वारंट। इस बार विथ वारंट, उसके साथ वारंट के साथ, मतलब उसके लिए अरेस्ट वारंट निकलेगा कि आपको जाना है और जाके उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आना है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 41 सबसेक्शन बी, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट।
मतलब अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा और वो जो ऑफिसर जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा या उसकी क्या ड्यूटीज होंगी। सबसे पहली चीज, वो जो ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जा रहा होगा उसके पास एक क्लियर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसपे उसका नाम क्लियरली दिख रहा होना चाहिए। मतलब उसका नाम उस आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा होना चाहिए और उस व्यक्ति की यानी उस पुलिस ऑफिसर की फोटो उस पर होनी चाहिए जो कि क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। उस पुलिस ऑफिसर के पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए जिसपे उसका नाम होना चाहिए, वो किस थाने से आया है वो होना चाहिए और उसकी एक क्लियर फोटो होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक मेमोरेंडम उस पुलिस वाले को बनाना पड़ेगा, एक अरेस्ट मेमोरेंडम या फिर एक अरेस्ट वारंट उस पुलिस वाले को तैयार करना पड़ेगा जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि हम इस व्यक्ति को इस जगह से इस तारीख को अरेस्ट कर रहे हैं। और वो जो मेमोरेंडम होगा वो उस व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया जा रहा है उसके एक फैमिली मेंबर से साइन करवाया जाएगा और उस व्यक्ति से भी साइन करवाया जाएगा जिसे अरेस्ट करने वाले हैं। मतलब दो लोग इस पे साइन करेंगे, एक वो व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया जा रहा है और दूसरा वो व्यक्ति जो कि उसका कोई फैमिली मेंबर है। इसके अलावा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा होगा उसे ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि भाई आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अब अगर आप चाहें तो अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपने किसी फ्रेंड को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मुझे पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है। और उस व्यक्ति के पास ये भी राइट होगा कि वो अपने चॉइस का एक एडवोकेट, मतलब अपने पसंद का एक एडवोकेट भी रख सके। खैर ये अगले सेक्शन में, ये सेक्शन 41D में है। अगर हम देखें सेक्शन 41D वो है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, जो कि आर्टिकल 22 में भी दिया हुआ है। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर व्यक्ति के पास अपने आप को डिटेंशन और कस्टडी से प्रोटेक्ट करने का राइट होता है। मतलब उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने आप को पुलिस कस्टडी और डिटेंशन से प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन लीगली। प्रोटेक्ट करने का मतलब यहाँ क्या है, वो अपने लिए कोई एक लॉयर चूज कर सके, क्योंकि लॉयर ही उसे इस चीज से प्रोटेक्ट कर सकता है, तो अपने लिए एक एडवोकेट चूज कर सकता है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 39A है वो ये कहता है कि उस व्यक्ति के पास, मान लीजिए उसके पास कोई लॉयर नहीं है या वो इतना सक्षम नहीं है कि वो कोई लॉयर अरेंज कर सके या अफोर्ड कर सके, तो गवर्नमेंट का ही राइट होता है कि उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए। मतलब अगर कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है और उसके पास वो इतना केपेबल नहीं है कि वो अपने लिए कोई लॉयर हायर कर सके, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराए, यानी उसे एक लॉयर प्रोवाइड कर। इसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 42, जो कि कहता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। मतलब आप कोई ऐसी जगह पे हैं जहां पे जाना इलीगल है, या फिर पुलिस ने आपको मान लीजिए रोड पे ही रोक लिया, आपके पास हेलमेट लाइसेंस ये सब नहीं था, पुलिस ने आपको रोक लिया है और तब वो आपसे आपका नाम और एड्रेस पूछती है और आप वो नहीं बताते हैं, तो ऐसे केस में पुलिस क्या करेगी, पुलिस ऐसे केस में भी आपको अरेस्ट कर सकती है। मतलब अगर पुलिस आपसे आपका नाम एड्रेस या कोई इंफॉर्मेशन पूछती है और आप वो देने से मना कर देते हैं, साफ मना कर देते हैं कि मैं अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, तब भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 43, जो कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन क्या होता है? यहां हमने देखा था कि पुलिस वाला एक व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के, या फिर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने पुलिस को वारंट दिया है, अब पुलिस वाला फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है। लेकिन अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन मतलब यहाँ पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ एक अलग ही प्राइवेट पर्सन है, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या फिर जो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ऐसे व्यक्ति को कमिट कर रहा है। तो ऐसा कब होता है, मान लीजिए जो व्यक्ति है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, इसने इस व्यक्ति के सामने ही वो ऑफेंस कमिट किया। मतलब ये एक नॉर्मल व्यक्ति है, कहीं से जा रहा था या कहीं पे खड़ा हुआ था, उसके सामने ये आया और इसने कोई एक नॉन बेलेबल या फिर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस या एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया। अब ऐसे में इस व्यक्ति की क्या ड्यूटी होगी कि ये इसे पकड़ के पुलिस के पास ले जाए, या फिर ये कोई एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है यानी कि पुराना बदमाश है और ये वांटेड है, इसके वांटेड पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं, ऐसे में भी इस व्यक्ति की क्या ड्यूटी होगी कि ये इस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के पास ले जाए। इसे कहते हैं अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 44, जो कि है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अभी तक हम देख रहे थे कि पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रहा था या फिर किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी को अरेस्ट किया था। अब ये जो है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट किसी को कैसे अरेस्ट कर सकता है या करवा सकता है। मजिस्ट्रेट अब किसी को कैसे अरेस्ट करवाएगा, या तो कोई व्यक्ति है जो ऑफेंडर है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने ही कोई ऑफेंस कमिट किया,
मतलब कोई एक व्यक्ति है, उसने इस मजिस्ट्रेट के सामने ही कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तब ये मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, ये मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को तभी अरेस्ट करवा सकता है जब उसने इस मजिस्ट्रेट के जुडिशियल एरिया में, यानी इस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट किया हो। मतलब ये जो मजिस्ट्रेट है ये अपने ही जुरिस्डिक्शन में कहीं था और इसने एक व्यक्ति को देख लिया कोई ऑफेंस कमिट करते हुए, तभी ये मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अरेस्ट करवा सकता है। अगर कोई किसी दूसरे मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में था और वहां उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, तब ये डायरेक्टली उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। ये पुलिस को कॉल कर सकता है, उन्हें बोल सकता है अरेस्ट करने के लिए, लेकिन खुद से अरेस्ट करके इसे पुलिस ऑफिस मतलब खुद ऑर्डर देके इसे अरेस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं अगला सेक्शन, जो कि है सेक्शन 45, जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। अभी तक हम देख रहे थे किसी नॉर्मल पर्सन को कैसे अरेस्ट किया जाता है, विद वारंट या विदाउट वारंट। लेकिन अब हम बात करेंगे एक आर्म्ड फोर्स के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की, मतलब किसी फौजी को अरेस्ट करने की, किसी आर्मी ऑफिसर को कैसे अरेस्ट किया जाता है, इस बारे में। तो इस सेक्शन पे सेक्शन 41 और सेक्शन 44 अप्लाई नहीं होते। सेक्शन 41 मतलब क्या किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ये सेक्शन 45 पे अप्लाई नहीं होता। और सेक्शन 44 मतलब अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, ये भी इस पे अप्लाई नहीं होता। यानी कि आप किसी आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, और ना ही कोई मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर से किसी आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर को अरेस्ट करवा सकता है। अगर आपको किसी आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर को अरेस्ट करवाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना आप किसी भी आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर को अरेस्ट बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 45 तक के टॉपिक्स कवर किए। इसके आगे के टॉपिक्स हम इसकी बाद की वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।